क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली चीज तो यही आ जाती है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसका एक रूट मतलब ए 0 हो जाए और बी 0 ना हो। तो जो इसका सेकंड रूट होगा ना, वो टेंड्स टू कहाँ कर रहा होगा, इनफाइनाइट। या इसका नो रूट हो जाए। नो रूट का मतलब हुआ ए 0 बी 0 बट सी 0 ना हो। नो रूट का मतलब हुआ बोथ कहाँ टेंड कर रहा हूँ, टेंड्स टू इनफाइनाइट। और या फिर इसकी ये क्या बन जाए, इनफाइनाइटली मैनी रूट हो, या फिर हम ऐसे कहें इस इक्वेशन में मोर देन 2 रूट हो। या फिर आइडेंटिटी हो जाए, तो केस हो जाता है ए 0 बी 0 और सी। एक तो सेगमेंट ये है, इससे एक आध बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की कंडीशन क्या होती है, उसके हिसाब से आप क्या एनालिसिस करते हैं। सेकंड, अगर दो रूट हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट हैं अल्फा और बीटा। तो पहला रिजल्ट तो यही रहता है कि रूट की वैल्यू हो जाती है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरा सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका यूज। तीसरा जो इसमें है फैक्टराइजेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लिख देते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी हो जाता है। चार कंडीशन होती है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा। तो इन चार में से किसी भी कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट सिंपल सा लिखा हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के चार रूट है, सॉरी दो रूट है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी कंडीशन यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इसी में कई बार यूज होती है वो ये है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है और एक एक्सप्रेशन पी एन दिया हुआ है के एन अल्फा की पावर एन प्लस माइनस के टू बीटा की पावर एन, जहाँ पे एन कोई भी नेचुरल नंबर है, के वन एंड के टू रियल नंबर है। तो हम कहते हैं ए इंटू पी एन प्लस टू बी इंटू पी एन प्लस वन प्लस सी की वैल्यू हमेशा क्या होती है। एक ये रिजल्ट है जो कई बार यूज हो जाता है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, ठीक है। इसके बाद अगली जो कंडीशन यूज होती है वो ये है कि अगर आपने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है, तो पहला केस रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और अगर रूट्स नॉन रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। अच्छा, नॉन रियल रूट्स हैं, जैसे रियल रूट है तो रियल रूट में दो केस आ जाएंगे। पहला केस इक्वल है, तो इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 पहला। या इक्वल रूट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिटन एज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर स्क्वायर ऑफ लीनियर टर्म, तो भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। और उस केस में अगर रूट इक्वल हैं
तो जो रूट की वैल्यू होती है वो होती है -b/2 जो कि d जीरो है। तो इक्वल रूट से रिलेटेड 3 चीजें हैं जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अगर रूट्स सिर्फ डिस्टिंक्ट हैं तो d सिर्फ पॉजिटिव होगा। समझ गए? अगर रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं तो d कैसा होगा? पॉजिटिव। अब डिस्टिंक्ट रूट में रैशनल और इरेशनल हो सकते हैं। अगर रूट्स रैशनल हैं तो जो d है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है और abc सब रैशनल है, abc सब कैसे हैं? रैशनल है, तो रूट्स हमेशा क्या होगा? रैशनल। अच्छा, अगर रूट्स इरेशनल है तो d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, खत्म। d परफेक्ट स्क्वायर ना हो, abc में कोई भी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स वैसे भी इरेशनल है। ठीक है, बट अगर इरेशनल रूट है तो दो कंडीशन एक और हो सकती है कि अगर abc सारे कोफिशिएंट रैशनल है तो जो रूट्स हैं वो हमेशा a प्लस माइनस रूट b की फॉर्म में होंगे। मतलब अगर एक रूट a प्लस रूट b होगा तो दूसरा रूट a माइनस रूट b होगा। बट ये कंडीशन तब होगी जब abc सारे कोफिशिएंट कैसे हो? रैशनल, और d कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब अगर abc सारे कोफिशिएंट रैशनल नहीं है तो रूट्स इस फॉर्म में नहीं होंगे। तो अगर एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा रूट a माइनस रूट b आप तभी ले सकते हो जब इसमें यूज होने वाले सारे कोफिशिएंट कैसे हो? रैशनल। सेम लॉजिक अगर रूट्स नॉन रियल है और ए बी सी सारे कोफिशिएंट रियल हैं, देन जो रूट्स होंगे वो फॉर्म होगा उनका p प्लस आई क्यू के फॉर्म, p प्लस माइनस आई। ये रूट्स की बेसिक कंडीशंस हैं जो जनरली इन्हीं कंडीशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ करके आपसे क्वेश्चन में केसेस पूछ लिए जाते हैं। या तो आपसे कहा जाएगा रियल रूट है तो आप डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करो, इक्वल रूट है तो d 0 कर दोगे, या आपसे कहा जाएगा दिस कैन बी रिटन एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर टर्म तो भी d 0 करोगे। d 0 मतलब रूट की वैल्यू -b/2 है। डिस्टिंक्ट रूट मतलब d पॉजिटिव। अगर रैशनल रूट है तो इसका मतलब d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और सारे कोफिशिएंट रैशनल होने चाहिए। इरेशनल रूट है मतलब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इरेशनल रूट भी अगर पेयर के फॉर्म में है यानी a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी तो सारे कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए। नॉन रियल रूट है और वो भी पेयर के फॉर्म में है तो एक रूट कॉन्जुगेट के फॉर्म में, तो एक रूट p प्लस आई क्यू है, दूसरा रूट p माइनस आई क्यू तभी होगा जब ए बी सी सारे कोफिशिएंट कैसे होंगे? रियल। ठीक है, इसके बाद जो अगली कंडीशन आप इसमें यूज करते हैं वो यूज करते हैं आप इक्वल रूट की। जैसे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल। दो केस हैं, अगर इसमें बोथ रूट इक्वल है तो भाई रेशियो सेम होगा, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होंगी यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर वन रूट इक्वल है तो कंडीशन होती है a1 a2 c1 c2 के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू a1 a2 b1 b2 एंड b1 b2 c1 c2। तो ये दो अलग अलग केस। अच्छा, जनरली जब आपसे ये कहा जाए कि हैव अ कॉमन रूट, तो हैव अ कॉमन रूट का मतलब होता है वन रूट कॉमन। जब तक क्वेश्चन में दोनों रूट कॉमन की कोई कंडीशन अलग से इन्वॉल्व ना हो रही हो तब तक।
तब तक आप हमेशा एक ही रूट कॉमन लेकर चलेंगे। समझ गए कि नहीं? तो कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं ग्राफ पर। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ये बेसिकली एक पैराबोला के फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट इज एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए। यहाँ पर डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस फोर ए। ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। तो अगर ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है तो उसको 2 पॉइंट पे ऐसे कट करेगा। डी अगर इक्वल टू 0 है तो ऐसे टच करेगा, और डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा। ये कंडीशन है डी पॉजिटिव, ये कंडीशन है डी 0 और ये कंडीशन है डी लेस देन 0। ये एक्स एक्सिस। इस ग्राफ का इम्पोर्टेंट, इस ग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ ही लास्ट वाला है। अब इसका रोल देख लें। और यहीं पे अगर हम ए को निगेटिव ले लें तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अगर डी पॉजिटिव है, ये सिनारियो है, डी 0 है तो ये सिनारियो है, और डी लेस देन 0 है तो ये सिनारियो है। है ना? तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली चीज, अगर आपसे कहा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ एक्स है, और एक्स बिलोंग्स टू आर की बात करें और आपसे इसकी रेंज पूछी जाए, तो रेंज का तरीका सिंपल है। क्या? पहला माइनस डी बाई फोर ए से इनफाइनाइट अगर ए पॉजिटिव है, दूसरा माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए अगर ए नेगेटिव। दिख रहा है? इससे आगे इससे नीचे। ठीक, ये तो एक इस ग्राफ का एक रिजल्ट ये हो गया जो इस ग्राफ से एनालिसिस होता है। दूसरा एनालिसिस होता है कि अगर आपसे कहा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैविंग नॉन रियल रूट, इसका मतलब आप एक्स एक्सिस के या तो पूरा पूरा ऊपर रहेंगे या एक्स एक्सिस के पूरा पूरा नीचे रहेंगे। तो आप कंडीशन यूज करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, या आप कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन यूज होती है उस सिचुएशन में, वो आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है कि आप क्या यूज करने वाले हैं। ग्राफ का तीसरा यूज, अगर आपसे कहा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव। अगर आपसे कहा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव है फॉर ऑल एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा? नेगेटिव। और डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव चली जाए, क्योंकि इस केस में ऑल पॉजिटिव है, मतलब ये वाला केस ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ऑल एक्स निगेटिव है मतलब ये वाला केस तो ए निगेटिव। कई बार आप ये कंडीशन भी यूज करते हैं सिचुएशनली क्वेश्चन के हिसाब से। तो जहाँ जैसा रिजल्ट आपको यूज करना हो वहाँ वैसा रिजल्ट यूज करें। इन सारे ग्राफ से, क्वाड्रेटिक के ग्राफ से आप इतनी चीजें, इतने इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट चीज आती है नेचर ऑफ रूट्स। तो हाँ, तो उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपसे कहा गया एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। पहला, अगर आपसे कहा जाए कि रूट्स बोथ रूट पॉजिटिव है, मतलब बोथ रूट के से ग्रेटर है, तो कंडीशन आप क्या लगाएंगे? ये बस जो डायग्राम बना रहा हूँ वो डायग्राम और कंडीशन याद रखिए। हमसे कहा गया बोथ रूट ग्रेटर देन के, पहली चीज दो रूट होने चाहिए, ठीक है।
a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए और माइनस बी बाई टू ए भी सॉरी ग्रेटर देन के होना चाहिए। समझ गए? डायग्राम दूसरा ही बना सकते हैं बट याद रखने के लिए यही डायग्राम ध्यान रखें। अब हमसे कहा गया बोथ रूट लेस देन के, तो सेम डी पॉजिटिव होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ के पर वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बट माइनस बी बाई टू ए क्या होना चाहिए, ये से लेस। सही है। अगली बार हमसे कहा गया के लाई बिटवीन द रूट्स। अगली बार हमसे कहा गया के जो है वो दोनों रूट के बीच में कहीं लाई करता है। तो सेम डी पॉजिटिव, अब तो सिंगल एक रूट होना चाहिए तो डी सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए और जो ए इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू है वो नेगेटिव। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, आप लगा के सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसी में हमसे कहा गया कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो सिंपल मतलब है दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब रूट किससे ग्रेटर है, जीरो से, तो के की जगह बस जीरो रखो। तो डी पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव और माइनस बी बाई टू है जीरो से बड़ा। अगर यहीं पे हमसे कहा जाए बोथ रूट्स आर नेगेटिव तो भी सेम कंडीशन है, दोनों रूट जीरो से क्या हो जाएंगे, लेस। तो डी पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ जीरो अभी पॉजिटिव बट माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस। हमसे कहा जाए रूट्स अपोजिट इन साइन, उसका मतलब जीरो दोनों रूट के बीच में कहीं लाई कर रहा है, मतलब डी पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव। सही है। अब इसी में अलग अलग टाइप की बुक्स में आप देखोगे तो आपको बी पॉजिटिव ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो गया सम ऑफ रूट। ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेट कर गया, ये सम ऑफ रूट से रिलेट कर गया। ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, सेम चीज लिखी। बहुत ज्यादा इसमें कंडीशन आती है तो ये आ जाती है कि बोथ रूट लाई K1 एंड K2, लाई बिटवीन K1 एंड K2। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों रूट K1 से K2 के बीच में। तो पहली चीज दो रूट हैं, फिर a इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, a इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव है और जो माइनस बी बाई टू है तो K1 से K2 के बीच में। या हमसे कह दे वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2 एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अब जो है एक रूट कोई भी K1 से K2 के बीच में है, तो इसका मतलब दो रूट हैं। सही है। और जो एफ ऑफ K1 है और जो एफ ऑफ K2 है उसकी वैल्यू अपोजिट साइन। तो जहाँ जितनी कंडीशन लिखी हुई है वहाँ उतनी कंडीशन आप लगा दीजिए, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर दीजिए, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। समझ गए कि नहीं? इससे ज़्यादा इसमें एनालिसिस नहीं आएगी। और उसमें जो कंडीशन आपके सामने आ जाएगी वो रिजल्ट आप लगा के सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा में रिजल्ट है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में हमेशा लिखना ध्यान रखिएगा, दैट इज एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर। यहाँ पर डी का यूज क्या होता है, स्क्वायर माइनस। इसके बाद एक ये भी आता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। इस पर भी वैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया।
उसको आप दो लीनियर फैक्टर में प्रोडक्ट करके तभी लिख सकते हैं। याद है, एक दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना मतलब ये एक पेयर ऑफ लाइन हो जाना। ये पेयर ऑफ लाइन तभी होगा ना जब ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा। सही है। एक बार एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ए बी सी प्लस 2axy 2byz and 2czx is 0, ऐसा था। इसको भी रिटर्न किया गया था प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। फैक्टर तो भी सेम कंडीशन आ जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। अगर ये होगा तो ये भी दो लीनियर फैक्टर में लिखा जा सकता है। इसके बाद एक कंडीशन और पूछी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मॉड एक्स को टी ले लोगे तो बन जाता है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है। अब इस इक्वेशन के या तो चार रियल रूट होंगे और या दो रियल दो नॉन रियल रूट होंगे या चारों नॉन रियल रूट होंगे, और तो कोई कंडीशन होगी नहीं। तो उसके हिसाब से इस इक्वेशन को हम कह देते हैं जी टी। अगर हमसे ये कहा जाए इसके चार, तो इसके चार रूट हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब और रियल रूट हो, तो उसमें कंडीशन ये लगानी है कि जी टी इक्वल टू 0 हैविंग टू पॉजिटिव रूट। क्यों? अगर इसके दो पॉजिटिव रूट होंगे अल्फा और बीटा, तो मॉड एक्स इक्वल टू अल्फा करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा, और मॉड एक्स इक्वल टू बीटा करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस बीटा, चार रूट हो जाएंगे। अच्छा, अगर हमसे ये कहा जाए कि इसके दो रियल एंड ऑब्वियसली दो फिर नॉन रियल हो जाएंगे, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, जी टी इक्वल टू 0 हैविंग अपोजिट साइन रूट। क्यों? जो पॉजिटिव रूट होगा उससे तो दो रियल रूट आ जाएंगे, और जो नेगेटिव रूट आएगा उससे एक भी रूट नहीं आएगा, तो दो रियल दो नॉन रियल। अगर हमसे ये कहा जाए फोर नॉन रियल रूट है, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे कि भाई जी टी इक्वल टू 0 हैविंग, या तो दोनों नॉन रियल रूट हो जाए, पहला केस, या फिर क्या हो, जी टी इक्वल टू 0 चारों नॉन रियल चाहिए ना, या तो चारों रूट नॉन रियल हो जाए या जी टी इक्वल टू 0 हैविंग टू नेगेटिव रूट, दोनों केस लगा देंगे। अब ये तो हमने पढ़ा है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट पॉजिटिव कब होते हैं, ये रहा कंडीशन, लगा देंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अपोजिट साइन रूट कब होता है, ये रहा कंडीशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉन रियल रूट मतलब d लेस देन 0, दो रूट नेगेटिव है, ये सारी कंडीशन। एक बार इससे इस कंडीशन को यूज करते हुए भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसको भी आप कुछ सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो चीज आ जाती है वो जनरल पॉलिनॉमियल की बात करें, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू से लेके ए वन एक्स प्लस ए जीरो इक्वल टू, अगर इसकी डिग्री
n है तो इसमें n रूट होंगे। अब रियल है नॉन रियल नहीं पता, बट n रूट होंगे। अब लेट अगर हम ये कह दें कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर n रूट्स, तो फिर हम कह सकते हैं ना, अगर हम इसको fx लेकर चले तो इसी fx को हम क्या लिख सकते हैं, an x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 से लेके x माइनस अल्फा, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर इसी में हम कह दें क्या, अगर ये सारे रूट्स हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग आर रूट्स एट ए टाइम, वो रिजल्ट होता है -1 की पावर आर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस आर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ये दो रिजल्ट इसमें इंपॉर्टेंट है जिनका यूज हम सिचुएशन भी करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी की बात करें और इसके रूट कह दें अल्फा बीटा गामा है, तो पहली कंडीशन तो यही लिखेंगे कि भाई ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, या हम ऐसे कहें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बार एक रूट ले रहे हैं तो माइनस बी बाई ए, दो दो का प्रोडक्ट ले रहे हो सी बाई ए, और तीन तीन का प्रोडक्ट ले रहे हो तो माइनस। हार्डली क्यूबिक का यूज हुआ है अभी तक, फोर्थ ऑर्डर का यूज रेयरली, अब nth ऑर्डर का भी यूज करना होगा तो कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अच्छा एक रिजल्ट और क्वाड्रेटिक में यूज हो जाता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर रूट अल्फा और बीटा है तो डिफरेंस ऑफ रूट जो होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ डी बाई मॉड, जहाँ पर डी का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जरूर कहीं ना कहीं कई बार यूज हो जाता है, ये आपको पता होगा। दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट वुड बी बाई मॉड। बस इससे ज़्यादा क्वाड्रेटिक में यूज होने, अच्छा एक वो फैक्टर थ्योरम और यूज होती है, जैसे एफ एक्स है उसको आपने जी एक्स से डिवाइड किया तो एक क्यूसेंट आया क्यू एक्स और रिमाइंडर आया आर एक्स। अब अगर ये पॉलिनोमियल है डिग्री एन की और जिससे डिवाइड कर रहा है वो पॉलिनोमियल है डिग्री एम की, तो जो क्यूसेंट आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल आएगा ऑफ डिग्री डिफरेंस एन माइनस एन, और जो रिमाइंडर आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल आएगा ऑफ डिग्री आर, यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से लेके एम तक हो सकती है, मतलब एम से जस्ट पहले। ये है, तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, अच्छा इसी रिमाइंडर थ्योरम का इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो एफ ऑफ
ये हमेशा ध्यान रखिए। जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा एफ ऑफ ए आता है, अगर एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया गया है तो। ठीक है, बस रिमाइंडर थ्योरम में इससे ज़्यादा यूज डन। एक स्टेटमेंट और है कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका कम से कम एक रियल रूट जरूर होता है। एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग एट लीस्ट वन रियल। ठीक है, ये थ्योरम पे और है। अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिनोमियल एफ एक्स डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल जी एक्स, ये स्टेटमेंट लिखा है। इसका मतलब होता है कि ऑल रूट्स ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल, मतलब जी एक्स के जितने भी रूट होंगे वो सारे रूट एफ एक्स में होंगे अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि हम एफ एक्स को क्या लिखेंगे, जी एक्स इंटू क्यूसेंट ना, और अगर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो जी एक्स के जितने रूट होंगे वो एफ एक्स के भी तो रूट होंगे ना, क्योंकि उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो, अगर पूरा पूरा डिवाइड कर। तो अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही है तो जो डिवाइड करने वाली पॉलिनोमियल है उसका हर एक रूट एफ एक्स में लाई करेगा। समझ गए कि नहीं? यस ये स्टेटमेंट भी कई बार यूज होगा। या हम ऐसे कहते हैं कि इसका हर एक रूट इसमें होगा तो इन दोनों में इसके सारे रूट कॉमन होंगे। समझ गए कि नहीं? बस कॉम बताए थे। देखो, जेड को आप एक्स प्लस आई वाई लिखते हो, पहला पॉइंट। एक्स को आप रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हो, वाई को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हो। अच्छा, जेड बार को आप बोलते हो एक्स माइनस आई वाई, रियल पार्ट ऑफ जेड को आप बोलते हो जेड माइनस जेड बार बाई टू, इसको आप बोलते हो जेड माइनस जेड बार बाई टू आई। ठीक है ना? इसका यूज एक्चुअल में हो जाता है इसलिए मैंने बता दिया। आई का मतलब आपको पता ही, रूट ओवर ऑफ -1। आई पे सिर्फ एक कंडीशन लगती है, आई की पावर n1, आई की पावर n2, आई की पावर n3 और आई की पावर n4। ये 0 होता है कब? और ये वैल्यू 0 कब होती है? जब ये चार क्या हो, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। जब ये चार कंजिक्यूटिव इंटीजर होंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। ये रिजल्ट यूज हो जाता है साइड में। अच्छा, इसके बाद मॉडुलस ऑफ जेड तो आप समझते हैं, दैट इज रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद एक छोटे से डायग्राम में आर्गन प्लेन लेते हैं, इसमें यहाँ पर रियल पार्ट होता है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ड्रॉ करते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एक्स कॉमा वाई। इसे हम मॉड जेड कहते हैं। इसका रियल एक्सिस से मिरर इमेज लेते हैं तो इसे हम जेड बार कहते हैं।
और एंटी क्लॉक सेंस में पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं, उसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप जेड देखो तो जेड को आप लिख सकते हो एक्स प्लस आई वाई, या आप इसको लिख सकते हो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या आप इसको लिख सकते हो आर ई की पावर आई थीटा। यहाँ पे आर का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। ये हो गई पोलर फॉर्म, ये हो गई यूलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इनमें से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी क्वेश्चन में अगर मॉड जेड 1 दिया हो तो आप हमेशा जेड को क्या लेकर चलते हो, e की पावर आई थीटा। ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज कई जगह होता है। अगर किसी क्वेश्चन में मॉड जेड 1 दिया हो तो जेड हमेशा क्या होता है, e की पावर आई थीटा। इसका यूज आप कई बार कई जगह करते हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो आप देखोगे कि e की पावर आई थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका भी रोल हो जाता है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आप उसको उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो इसमें अब दो रिजल्ट हैं, अगर 1 प्लस ई की पावर आई थीटा हो या 1 माइनस ई की पावर आई थीटा। 1 प्लस ई की पावर आई थीटा हो तो ये लिखा जाता है 2i साइन थीटा बाई 2 ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और ये लिखा जाता है 2 कॉस थीटा बाई 2 ई की पावर आई थीटा बाई 2। ये समझे कैसे लिखा मैंने? अगर आप ये दिमाग में यस रख सर। पाएंगे तो वेल एंड गुड है। 1 प्लस ई की पावर आई थीटा, इसका यूज क्योंकि कई बार हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है ना। 2i साइन थीटा बाई 2 टू ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कॉस थीटा बाई 2 टू ई की पावर आई थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में इनका यूज हो जाता है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट के बारे में बस ये डायग्राम याद रखिएगा तो आर्ग्यूमेंट आपको हमेशा वैसे ही याद रहेगा कि आर्ग्यूमेंट में इससे ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं। भाई ये हो गई रियल एक्सिस, ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वो होता है थीटा। अगर एक्स निगेटिव हो जाए और वाई पॉजिटिव हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाता है पाई माइनस थीटा। अगर एक्स और वाई दोनों निगेटिव हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा माइनस पाई हो जाता है। और अगर एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है माइनस थीटा हो जाता है। अगर एक्स पॉजिटिव और वाई जीरो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जीरो होता है। अगर एक्स निगेटिव वाई जीरो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई होता है। और अगर एक्स जीरो वाई पॉजिटिव हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई 2 होता है। और अगर एक्स जीरो वाई निगेटिव हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई बाई 2। जीरो का आर्ग्यूमेंट नहीं होता। डज नॉट हैव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और जहाँ पर जेड जो है वो क्या है, एक्स प्लस आई वाई, और थीटा जो है वो है tan इनवर्स मॉड वाई बाई मॉड एक्स। ये बस ये टेबल दिमाग में रखिएगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जिस भी क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आप उसका आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। और ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपने निकाला है, आपने क्या निकाला, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वो हमेशा लाई करता है माइनस पाई से पाई के बीच। ये आपने जितना भी काम किया है, इस सब में आपने आर्ग्यूमेंट जो निकाला है
वो -पाई से पाई के बीच में ही निकाला है, बस ये ध्यान रखिए। इन सब में आपने जितना आर्गुमेंट कैलकुलेट किया है सब -पाई से पाई के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो रिजल्ट होता है वो ये है कि अगर Z1 एंड Z2 की बात करें तो Z1 प्लस माइनस Z2 का अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट आएगा। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। Z1 बाई Z2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट आएगा, है ना। इसके बाद Z की पावर n को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट की पावर n हो जाएगा, और Z को Z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड Z का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर आप Z1 इंटू Z2 करके उसका मॉड लेंगे तो वो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 आ जाएगा। अगर आप Z1 बाई Z2 करके उसका मॉड लेंगे तो वो मॉड Z1 बाई मॉड Z2 आ जाएगा। अगर आप Z की पावर n का मॉड ले लेंगे तो वो मॉड Z की पावर n हो जाएगा। सेम कहीं मॉड Z स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको Z इंटू Z बार लिखें। इसके बाद अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 है तो आप इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। कहीं लिखा हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 है, इसको आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर आप इसको लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n तो n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होगा, और अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार लेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होगा, ठीक। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये वाला है, ये रिजल्ट कई बार यूज करता है। इसके बाद इसको यूज करके अगर आप देखोगे तो एक रिजल्ट आपने ये प्रूव किया होगा कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, that is nothing but mod Z1 square plus mod Z2 square cut twice, वही सेम। क्यों? क्योंकि अगर आप Z1 प्लस Z2 को देखो आप इसको लिखते हो mod Z1 स्क्वायर mod Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अगर इसमें माइनस लगा दोगे तो यहाँ ये सारे रिजल्ट हैं जिनको आप सिचुएशनली यूज करें। यहीं पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, अब चाहो तो यहाँ पर सेम ए और बी ले लो, कोई फर्क नहीं। ये वन दिया हो, ए और बी रियल नंबर है, देन Z1 बाई Z2 कैसा होता है? प्योरली इमेजिनरी। समझ गए? इसी में अगर मैं आपसे कहूँ कि Z इज प्योरली रियल तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा? 0। या Z किसके बराबर होगा? Z बार के। या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना होगा? 0 या पाई। और यहीं पे मैं कहूँ Z इज प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट ऑफ Z कितना होगा? 0। Z बार किसके बराबर होगा? माइनस Z के। या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होगा? प्लस माइनस 5। ये सारे रिजल्ट हैं जो आप सिचुएशनली क्वेश्चन में यूज करते जाते हैं। जहाँ जैसी कंडीशन दी होगी वहाँ आप वैसा रिजल्ट उठा के लगा दीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए भाई।
जहाँ जैसी कंडीशन दी होगी वहाँ वैसा नंबर लगा दीजिए। ओके, चलिए इसके बाद अब जो जेड में अगला जो केस आएगा वो आएगा ओमेगा का, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसको nth रूट ऑफ यूनिटी से ही डायरेक्ट मैं लिंक कर दे रहा हूँ। तो nth रूट ऑफ यूनिटी अगर आप देखोगे बेसिकली जेड की पावर n इक्वल टू 1 होगा। 1 को आप लिखोगे e की पावर i 2 k पाई, जो जेड होगा वो आ जाएगा e की पावर i 2 k पाई बाई, जहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो 1 2 से लेके n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल। समझ गए, ये nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें अगर मैं कहूँ अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, तो कंडीशन क्या होगी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर n माइनस 1 जीरो होगा और अल्फा की पावर n जीरो। ये दो केस यूज होते हैं अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है तो ये तो अंडरस्टूड है। मॉड ऑफ अल्फा 1 होगा क्योंकि अल्फा nth रूट ऑफ, ये दो केस आप लगा दीजिएगा अगर ये स्टेटमेंट कहीं भी लिखा हो। और अगर अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, e टू दी पावर i 2 k पाई बाई, अल्फा जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी है, कोई एक रूट नहीं। अब इसी में अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लें तो ऑब्वियसली जेड क्यूब इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर i 2 k पाई बाई 3, यहाँ पर k की वैल्यू 0 1 और 2 होगी। इसका मतलब रूट एक 1 होगा, एक रूट होगा ओमेगा और एक रूट होगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3/2। इसी को हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं क्या, e की पावर i 2 पाई बाई, इसको बोलते हैं e की पावर i 4 पाई। अगर मैं आपसे कहूँ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो पहला ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा की वैल्यू e की पावर i 2 पाई बाई 3 होती है। तो जहाँ आपको जैसा यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं। सही है, इसी में आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 को आप लिख सकते हो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस। सही है, अब अलग अलग जगह जैसे अब ये कंडीशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखा हो, आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड टू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड, मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, या अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो क्या, मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का, क्योंकि ये वही मॉड जेड स्क्वायर वाली कंडीशन लग जाती है। तो हमें कह सकते हैं ना कि ओमेगा स्क्वायर 1 बाई ओमेगा होता है, या ओमेगा 1 बाई स्क्वायर होता है, या ओमेगा का बार लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, या ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लोगे तो ओमेगा आएगा। वो सब एक दूसरे के कॉन्जुगेट।
मतलब ये वो रिजल्ट है जो आप क्वेश्चंस में सॉल्व करते वक्त, सिंप्लीफाई करते वक्त कहीं ना कहीं यूज करते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक और इसमें यूज हो जाता है, अगर आपसे लिखा हो कि अल्फा एंड बीटा आर नॉन रियल रूट ऑफ यूनिटी, तो आप अल्फा को ओमेगा, बीटा को ओमेगा स्क्वायर लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, एक आध बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद लास्ट रोटेशन वाली इक्वेशन। रोटेशन में सिंपल एक रूल ज्योमेट्री में लगता है, अगर ये Z1 और Z2 पे आप रोटेट कर रहे हो और Z3 आप फाइंड कर रहे हो, एंटी क्लॉक सेंस में थीटा एंगल रोटेट कर रहे हो, तो Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की पावर आई थीटा, अगर एंटी क्लॉक सेंस में आपने रोटेट किया, मतलब Z3 आप फाइंड कर रहे हो, Z1 तो आप रोटेट कर रहे हो और Z2 रोटेशन पॉइंट है, तो Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू ई की पावर आई थीटा, अगर रोटेशन एंटी क्लॉक सेंस में, अगर क्लॉक सेंस में है तो माइनस होता है। बस रोटेशन में यही एक इक्वेशन, वो सिंपल थॉट है सारे। अगर हम जेड को सेम रखें और थीटा एंगल रोटेट कर लें, अगर ये जेड और ओरिजिन से हम इसको थीटा एंगल रोटेट कर दें, सेम वो रखते हुए मैग्नीट्यूड, ये और ये सेम है, ये जेड इंटू ई की पावर आई थीटा, मतलब अगर हमें 90 डिग्री जेड को रोटेट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, आई जेड। अगर हम इसको 120 डिग्री रोटेट कर दें, ये भी 90 रोटेट है। अगर हम इसी को 120 डिग्री रोटेट कर दें, ये बन जाएगा सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, ये बन जाएगा जेड ओमेगा। अगर 120 डिग्री हम इसको रोटेट कर दें क्लॉक वाइज, सेम मैग्नीट्यूड रखते हो, तो बन जाएगा जेड ओमेगा। बट हर केस में जो रोटेशन पॉइंट है वो क्या है, ये इतनी चीजें इसमें ध्यान रखना वाली, ठीक है। अब आओ जरा ज्योमेट्री में, अगर आप चलो मॉड जेड अगर आर के बराबर है तो इसका मतलब जेड एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट अगर आर के बराबर है तो अभी भी जेड एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी सरकमफ्रेंस पे जेड, इसका सेंटर जेड नॉट है, रेडियस क्या है आर, इसकी सरकमफ्रेंस पे जेड है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जेड को आर ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर जेड को देखोगे तो जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। सर्किल में एक और रिजल्ट आता है कि जेड इंटू जेड बार प्लस ए जेड बार, ए बार जेड प्लस सी इक्वल टू बी बार, जहाँ पर सी रियल नंबर हो। ये क्या होता है, एक सर्कल होता है जहाँ पर उसकी जो है सेंटर जो है वो हो गया उसका माइनस ए, और जो रेडियस है वो हो गई रूट अंडर ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस सी। ये रिजल्ट यूज हो जाता है कई बार, सिंप्लीफाई करने के लिए काम आ जाता है सर्किल को देख के, ठीक है। इसके बाद अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा हो, ये एक रे को रिप्रेजेंट करेगा, जो रे जो है ओरिजिन से पास करेगी बट ओरिजिन वाले पॉइंट को काउंट नहीं करेगी। इस डायरेक्शन में हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स ही होगी, बट सिर्फ एक हाफ होगा, दूसरा हाफ काउंट नहीं होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट अगर थीटा हो तो आप जेड नॉट पॉइंट पे पहुंचो,
और वहाँ से थीटा एंगल की एक लाइन थी, तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लोगे, और इसमें जेड नॉट पॉइंट काउंट नहीं, और इसकी भी इक्वेशन सेम होगी, वाई माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट होगा अभी भी टेन थीटा, बट सिर्फ एक हाफ काउंट होगा, तो लोकस उसमें क्या होगा, जेड का वही होगा। अगर इस स्टेटमेंट को देखो, ये तो आपको पता है ना, आर्ग्यूमेंट जेड का निकालो या आर्ग्यूमेंट का 1/z बार का निकालो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है। क्यों? भाई अगर आप जेड को आर ई की पावर आई थीटा लिखोगे, तो जो जेड बार होगा वो आर ई की पावर माइनस आई थीटा होगा, 1/जेड बार क्या हो जाएगा, 1/आर ई की पावर आई थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट भी थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट, तो जेड और 1/जेड बार का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेम होता है, दोनों एक ही लाइन पे लाइन, दोनों जो है जेड और माइनस जेड बार जो है दोनों एक ही लाइन पे लाइन, तो अगर यहाँ जेड है, यहाँ 1/जेड बार, वो डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू कैसी है, उसके हिसाब से एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, इसका ज्योमेट्री में अगली जो चीज़ है वो ये है कि मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 की जो वैल्यू होती है, तो मॉड z1 प्लस मॉड z2 से लेस होती है, और मॉड z1 माइनस मॉड z2 के डिफरेंस से बड़ी होती है, ऐसा। अब इसमें दो केस है, अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2, मॉड z1 प्लस मॉड z2 के बराबर हो, या फिर मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मॉड z1 माइनस मॉड z2 के डिफरेंस के बराबर हो, है ना। तो हम कहते हैं z1 और z2 जो है वो दोनों अपोजिट साइड में, ओरिजिन उनके बीच में होता है, एक तरफ z1 होता है और दूसरी तरफ z2, समझ रहे हो कि नहीं। भाई z1 और माइनस z2 के बीच का जो डिफरेंस आएगा, तो चलिए दोनों एक ही साइड आ, ऐसा नहीं, इसको बाद में कर लीजिए भाई, या तो दोनों एक तरफ होंगे ओरिजिन के साथ, या फिर ऐसा होगा कि दोनों एक ही तरफ होंगे, ये रहा z1, ये रहा z2, ऐसा। ठीक है, मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे, origin z1 and z2 lie on same line, but origin lie between z1 and z2, but origin lie between z1 and z2, यहाँ पे क्या है, z1 and z2 lie one side of origin, of same side of origin, अच्छा ये केस जब होगा तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो है वो मॉड z1 प्लस मॉड z2 के बराबर होगा, या फिर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो है वो मॉड z1 माइनस मॉड z2 के मॉड के बराबर, ये केस जब होगा तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो है तो मॉड z1 प्लस मॉड z2 के बराबर होगा, या मॉड ऑफ z1 माइनस z2 तो मॉड z1 माइनस मॉड z2 के डिफरेंस के बाद। ठीक है,
इससे ज़्यादा इसमें यूज होगा। इसके बाद आइए, अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन सर्किल की बात करें, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू सम कांस्टेंट के, तो तीन केस पॉसिबल है। अगर के नेगेटिव है तब तो नो लोकस, के अगर जीरो है जेड इक्वल टू जेड वन पॉइंट, के अगर वन है मतलब मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, मतलब अलाइन, क्योंकि क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ लाइन ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू। आप जेड वन और जेड टू दो पॉइंट लेंगे, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन खींचेंगे और उसका क्या खींचेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट क्या लाई करेगा, फिर अगर के की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल हो वन को छोड़ के, तो लोकस ऑफ जेड हमेशा क्या होता है सर्कल। तो इस केस में लोकस ऑफ जेड हमेशा क्या होता है सर्कल। अब होता क्या, ये रहा जेड वन, ये रहा जेड टू, तो ये जो पॉइंट होते हैं ना जेड इन जेड आउट, ये पॉइंट सेम जेड वन जेड टू को K1:K2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब जेड इन एंड जेड आउट आर दी पॉइंट आर दी एंड पॉइंट ऑफ diameter of circle which divides line joining Z1 and Z2 with ratio K:1 internally and externally। मतलब जेड इन वाला पॉइंट K:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा और जेड आउट वाला पॉइंट K:1 में एक्सटर्नली, और दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट। इससे ज़्यादा का जरूरत इसमें। के की वैल्यू देख, ये कोफिशिएंट 1 बना लो, के की वैल्यू देखकर आप ये बता सकते हो कि लोकस कब क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद बाकी जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, और ये कांस्टेंट के हो, तो अगर के की वैल्यू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू से ग्रेटर है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर के की वैल्यू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू के बराबर है तो लोकस जो है लाइन सेगमेंट आएगा। लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन सेगमेंट होगा और वो भी ज्वाइनिंग लाइन Z1 एंड Z2। तो Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा, इसी के बीच में कहीं जेड लाइन। फिर अगर के की वैल्यू क्या हो, सॉरी के की वैल्यू पहले वाले में ले, फिर अगर के की वैल्यू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से ग्रेटर है तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उस केस में क्या होगा, Z1 और Z2 फिलिप्स के क्या होंगे फोकस, और उसकी इसेंट्रिसिटी होगी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई। तो इसमें एक लास्ट रिजल्ट आता है मिनिमम
value are mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is mod of z1 minus, ये रिजल्ट कई बार यूज हो जाता है, ये रिजल्ट कई बार यूज हो जाता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मान लो एक लाइन दी हो, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो एक लाइन, तो आप x को लिख सकते हो z प्लस जेड बार बाई टू, y को लिख सकते हो z माइनस जेड बार बाई टू आई। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो बन जाएगा a z प्लस जेड बार प्लस बी z माइनस जेड बार बाई आई और प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, ए जेड प्लस जेड बार माइनस आई बी जेड माइनस जेड बार प्लस टू सी, जेड कॉमन करोगे तो ए माइनस आई भी आएगा, जेड बार कॉमन करोगे तो ए प्लस आई भी आएगा प्लस टू सी इक्वल टू। अब अगर हम इसको ए बार कह दें, इसको ए कह दें, तो हम कहेंगे जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस, इसको हम कह दें सी इक्वल टू जीरो। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। इन कॉम्प्लेक्स नंबर अब ये लाइन आपको कैसे भी दी तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, लाइन कैसी भी दी हो आप हमेशा जेड को क्या रख देना एक्स प्लस आई वाई, रख के इस लाइन को एक्स प्लस बी वाई में निकालना, सिंप्लीफाई करके अपने क्वेश्चन को आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर। समझ रहे हो कि नहीं? बस इससे ज़्यादा का तो यूज नहीं होगा, सिचुएशनली जहाँ जैसी टच करती है। अब देखो जेड इंटू वन माइनस आई, ठीक है, इक्वल टू जेड बार इंटू वन प्लस आई, एक ये लाइन दी हुई है और एक लाइन दी हुई है वन प्लस आई इंटू जेड, फिर आई माइनस वन इंटू जेड बार माइनस फोर आई, ये दोनों लाइन। अब यार ऐसे जेड जेड बार में सॉल्व करो भाई, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई जेड बार को एलिमिनेट कर दो, जेड निकाल लो, तो दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हमें जेड बार को एलिमिनेट करना है, तो जेड बार में जो टर्म है उसके उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, एक ये तरीका है। बट बेस्ट क्या है कि आप सब कुछ एक्स वाई में ही लिया और फिर सर्किल की इक्वेशन लिख के उसको जेड में चाहो तो कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए मतलब मेथड वन आप ऐसे कर सकते हो, आप सिंपल क्या करो जेड को रख दो एक्स प्लस आई वाई, तो रख दो, तो आ गया एक्स प्लस आई वाई इंटू वन माइनस आई माइनस एक्स माइनस आई वाई इंटू वन प्लस आई इक्वल टू, दिखा कि नहीं ये चीज। अब अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स, इधर आओ एक्स माइनस वाई, दिख रहा है कि नहीं, और माइनस आई टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। प्लस आई, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया आई टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये पहली लाइन है, देखा कि नहीं, देख लो सब लोग, देख लो भाई पहली लाइन समझ गया। तो दूसरी लाइन सिंप्लीफाई करोगे तो वन प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई माइनस कॉमन वन माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई वाई माइनस फोर आई इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस आई टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस माइनस फोर आई इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल हो गया। आई कॉमन करोगे तो कितना आएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई
-4 इक्वल, अगली लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब दोनों लाइनें आ गई, अब दोनों को आराम से सॉल्व कर लो। x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो सेंटर आ गया 1,1, सेंटर मिल गया। अब ये लाइन जो है उसको टच करती है, तो आई जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0, ये टेंजेंट है, तो इसको भी लाइन में चेंज कर लो। तो आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई प्लस 1 प्लस आई इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस 1 आई टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स माइनस वाई प्लस 1, 1 प्लस आई इक्वल टू 0, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये लाइन आ गई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन खत्म। एक सर्कल है, इसका टेंजेंट दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, सेंटर दिया हुआ है 1,1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस, तो रेडियस कितनी आ गई 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 2, ये आ गई 1 बाई रूट 2। सर्कल कितना आ गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, या मॉड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस आई इक्वल टू 1 बाई रूट। समझे तरीका कि नहीं? हमने क्या किया, लाइनों की इक्वेशन को सीधा जेड को एक्स प्लस आई वाई करके लाइन की इक्वेशन ही निकाली। अच्छा, सब कुछ एडजस्टमेंट में दिया होगा, यहाँ पर भी देखो आई 0 हो नहीं सकता तो ये 0 होगा, तो वो सब एडजस्टमेंट में है, उसमें आपको टेंशन। आपने दोनों लाइनों की इक्वेशन निकाल के, चूंकि नॉर्मल है तो सॉल्व करके सेंटर निकालिए, क्योंकि दोनों डायमीटर होंगे। टेंजेंट की इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करके निकाल के सॉल्व कर। क्या है पूरी कहानी हमें समझ में आई, ये बताओ। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, आप सीधा जेड को एक्स प्लस आई वाई रख के सीधा लाइन की इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लेंगे दोनों लाइनों को। आप इसमें इससे इसमें नहीं जाएंगे, आप सीधा यहाँ पर जेड को क्या रख देंगे एक्स प्लस आई वाई, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, फिर अपना आंसर लिख दिया जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। ज़्यादा की जरूरत